और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए।
सर मैं क्लब 59 में अपनी गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर, विक्रम सच बोल रहा है। वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए, चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर।
ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया, ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। रात के तकरीबन 2 बजे थे। संजय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नरेंद्र का कॉल आता है। संजय, संजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। संजय, मुझे अभी सेंटर 1 के पास आकर मिलो, और वो बैग। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल लिया और सेंटर 1 के लिए निकल गया। संजय बहुत देर तक वहां नरेंद्र का इंतजार करता रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेंद्र वहां नहीं आया। संजय ने कॉल ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये नरेंद्र भी ना खुद चैन से रहता है, ना मुझे रहने देता है। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आप संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। आप जल्द से जल्द नरेंद्र के घर आ जाइए। क्यों सर, क्या हो गया? और नरेंद्र कहाँ है? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस नरेंद्र के घर आ जाओ। संजय बिना वक्त गवाए नरेंद्र के घर पहुंचा। अपने सामने नरेंद्र की लाश देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नरेंद्र की लाश पड़ी थी। मिस्टर संजय, क्या आप नरेंद्र के दोस्त हैं? जी हाँ, पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नरेंद्र ने आपको कॉल क्यों किया था? लास्ट कॉल आप ही का है। संजय ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। उसके बाद नरेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राठौर इस केस की पूरी छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सीधे संजय के पास गया। कुछ देर उससे बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है सर, किसने किया होगा नरेंद्र का खून, और क्यों? खूनी बहुत शातिर है सर, ना घर में कोई तोड़ फोड़ और ना ही चोरी। कामिनी, ये केस ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसी कोई तो कड़ी है जो हमारी नजर से छूट रही है। क्या सर? एक बात तो साफ है कामिनी, खूनी सिर्फ खून करने के लिए वहां नहीं आया था। जरूर उसे कुछ ना कुछ चाहिए था। इंस्पेक्टर राठौर ने नरेंद्र की कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड चेक किया। वो कहां गया था, कौन से रेस्टोरेंट पे रुका था, किससे मिला था। सर, ऐसा तो नहीं कि संजय ने ही नरेंद्र का खून किया हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई कहानी बता रहा हो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कामिनी, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हमें खूनी को सबूत के साथ पकड़ना होगा। एक रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त वो एक अनजान इंसान से टकराया। वो सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ केस से जुड़ा कोई सबूत नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर नरेंद्र के घर गए। नरेंद्र के कमरे में दोनों जैसे ही गए
तो संजय वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें वहां देख संजय घबरा गया। क्या बात है मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे ज्यादा तो आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, आप ही बताइए। संजय ने बताया कि उसने नरेंद्र का खून होने से पहले उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसे लगा कि वो पैसे उसने घर में ही कहीं रखे होंगे, इसीलिए वो ढूंढने के लिए वहां आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को वार्न किया कि वो नरेंद्र के घर के आसपास नहीं आएगा और जब तक केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी कामिनी का कॉल आता है। हाँ बोलो कामिनी। सर, आप कहाँ हो? केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ कामिनी, इन्फॉर्मेशन तो मिली है। नरेंद्र ने अपने घर में कोई बहुत कीमती चीज छुपा रखी है। हम कल सुबह ही वहां जाएंगे और चेक करेंगे। आज रात को एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ओके कामिनी। ओके सर। इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए। उस रात को तकरीबन 1 बजे एक आदमी नरेंद्र के घर में घुसा। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। वो नरेंद्र के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी लाइट जली। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भी वहीं थे। उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर कामिनी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वो एक छोटा मोटा गुंडा है। चोरी करना, किडनैप करना, किसी को धमकी देना, यही सारे काम वो करता है। तभी उसके मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आया। फोन उठा और अपने साथी को बोल कि तुझे डायमंड मिल गया है और उसे सेंटर 1 के पास आकर मिलने को बोल। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने कहा था। थोड़ी देर बाद बिल्लू वहां पहुंच गया। वो सुंदर के पास गया। तू पागल हो गया है क्या सुंदर? यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? और डायमंड कहाँ है? तभी छुप कर बैठे कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर सामने आए और बिल्लू को पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है बिल्लू साहब? अभी तो आपकी ससुराल में खातिरदारी बाकी है। अब चलें। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को थाने में बुलाया। आइए आइए संजय साहब, कैसे हैं आप? हाल चाल ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नरेंद्र के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया। इसीलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की, ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है, और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि ये ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था। लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था,
वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया, तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन दो गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी। वाह सर, क्या बात है! आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। शुक्र है भगवान का बच गया। उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो। उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसे ही है। बाय द वे, उसकी CDR भी निकलवाओ।
सर, नंदिनी के सीडीआर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर, ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर, कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और एलबीएस कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया की रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर, मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप ये बताइए, कल रात कहाँ थे? दिव्या से मिलने गया था। उसे मारा क्यों? मैंने कहा ना सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं प्यार करता था। प्यार तो तुम नंदिनी से भी करते थे और प्रिया से करने की कोशिश भी कर रहे थे। पहले क्या था क्या नहीं मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। बस इतना कहूंगा कि मैंने दिव्या को नहीं मारा। मैंने खुद उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्या को वार्डन ने मारा है। वार्डन? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है सर। वो हॉस्टल की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का मौका ढूंढती रहती है। लड़कियों को फंसाने के लिए ही उसने अपने हॉस्टल का रेंट बाकियों से आधा रखा है। दिव्या उससे बहुत परेशान थी, लेकिन सस्ता होटल होने की वजह से कोई भी लड़की वहां से निकल नहीं पा रही थी। सर, आई थिंक रोहन सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कहाँ निकलने की तैयारी है वार्डन जी? देखिए, अभी मुझे बहुत काम है, सो प्लीज आप लोग बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी मैं ट्रेकिंग पर जा रही हूँ। ट्रैकिंग इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है रिधिमा जी। एक कंकाल 2 लाशें बरामद हुई हैं जिनका संबंध आपके हॉस्टल से है। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका इंटरेस्ट लड़कियों में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ठीक है, अगर आप कहती हैं कि ये बकवास है तो प्लीज, जब हम आपसे मिलने आए थे तब आप भीगे हुए थे और नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में चोट लगी थी, उसका सच बताइए। वो हाथ फ्रूट काटते समय चाकू से कट गया था और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और भीगने का भी सच मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझ पर पानी गिराया था। लड़की का नाम शालिनी। रिधिमा मैडम सच कह रही है सर, मैंने ही इन पर पानी फेंका था। ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
सर, कंकाल के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। उसका डीएनए कॉलेज से मिसिंग लड़की काजल के पेरेंट्स से मैच हो गया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स काजल भी जीवन हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे काजल की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। नंदिनी और दिव्या के मिसिंग होने से पहले उन दोनों को किसी का फोन कॉल आया था जो उन्हें एग्जाम पेपर्स देने का प्रॉमिस कर रहा था। उसी का फोन मुझे भी आ रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बात करो उससे। अगर मिलने के लिए कहे तो हाँ कह देना, बाकी हम देख लेंगे। हेलो जी, चाहिए। जी कहाँ? जी सर, वो मुझे रात 10 बजे कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। श्याम जी, ये तो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी के काम की आड़ में खूनी पहली बार देखा है। जो भी कहानी है सुना डाल। मैंने जिन्हें भी मारा है वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची काजल को मारा था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। काजल मुझसे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां नंदिनी, दिव्या और प्रिया ने काजल से फोन छीन कर साइड में रख दिया, लेकिन फोन अभी कटा नहीं था। उसके बाद इसने और इसकी सहेलियों ने रैगिंग के नाम पर प्रिया के कपड़े तक उतरवा दिए। और जब उसने पुलिस की धमकी दी तो तीनों हैवानों ने मिलकर उसे जान से मार डाला और लाश को कहीं छुपा दिया। अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए मैंने कॉलेज में गार्ड की जो पकड़ ली और एग्जाम पेपर्स के बहाने एक एक करके सबको मारने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था, उसके कातिलों को मैं जिस तालाब में फेंक रहा हूँ वही तालाब ने मेरी काजल को खुद में संभाला हुआ है। बाबा, आपने जो भी किया वो तरीका गलत है। आपको पुलिस में कंप्लेंट करके केस लड़ना चाहिए था। किसी से भी होशियारी करना, पर कामिनी से मत करना। थैंक गॉड ये केस सॉल्व हो गया। मेरे साथ काम करेंगे तो केस कभी अधूरी नहीं छूटेगी सर। आप तो सचमुच में खास हैं। अपना तो ऐसा ही है सर।